कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको, जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जानें चली गई। अब और देरी की तो न जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलके टीम इंडिया बन के काम करना पड़ेगा। जय हिंद। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब टीम वर्क की बहुत हद तक जरूरत है। मार्च में वैक्सीन लग जाती तो तीसरी लहर नहीं आती। इस बात को लेकर के उन्होंने ये दावा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब पहले की चीजों को हमें पीछे भूल करके आगे बढ़ने की जरूरत है और अब पूरे देश भर के अंदर वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकारों को मिलकर केंद्र के साथ काम करना होगा। मुजफ्फरनगर में पति ने पत्नी की हत्या की और पत्नी की हत्या के बाद 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। गंग नहर में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीनों बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। पत्नी की हत्या के बाद 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया गया और इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। पति ने पत्नी की हत्या की है और पत्नी की हत्या के बाद 3 बच्चों को उसके बाद नहर में फेंक दिया। गंग नहर में पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और 3 बच्चों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि 3 बच्चों की पहचान हो सके, उनके बारे में कोई सुराग मिल सके, लेकिन अभी तक कोई जानकारी तीनों बच्चों की नहीं मिल पाई है। वहीं यास को लेकर प्रदेश के 27 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत सरकार की ओर से दी गई है। सोनभद्र भी अलर्ट मोड पर है। जिले का प्रशासन लोगों को इस आपदा के बारे में जागरूक कर रहा है और लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दे रहा है। जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। किसी भी विपरीत स्थिति के लिए उस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। लगातार एक के बाद एक संकट से गुजर रहा है। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस और फिर उसके बाद चक्रवाती तूफान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। लगातार सरकार इसके लिए काम कर रही है। पिछली बार भी आपने देखा जिस तरह से बीमारियों, महामारियों पर सरकार ने विजय प्राप्त की है। अब उसको जो चक्रवाती तूफान आ रहे हैं उसको भी लेकर सरकार हाई अलर्ट पर है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री इस पूरे जो चक्रवाती तूफान है उसको लेकर तमाम जो एहतियात बरत रहे हैं, तमाम जो कोस्टल एरियाज में एनडीआरएफ की टीम लगा दी है। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 27 जिले अलर्ट मोड पर हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है, जहां पर यास का जो असर है वो दिख सकता है और काफी नुकसान होने की भी संभावना मौसम विभाग बता रहा है। मैं इस समय सोनभद्र में हूं और बता दें कि सोनभद्र भी लगभग जो हाई अलर्ट मोड पे जो जिले हैं उनके नजदीक है। तो यहाँ ये भी कयास लगाया जा सकता है कि यहाँ भी इस तरह के यास का जो है कि एक प्रभाव देखा जा सकता है। इसको लेकर सोनभद्र प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। हमारे साथ जिले के अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह साहब हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजों को जो अलर्ट घोषित हुआ है उसके बाद किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो एहतियात के तौर पर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप इस चक्रवाती तूफान से सुरक्षित रह सकते हैं और क्या क्या चीजें जो कि गाइडलाइन जारी की गई। सर, जिस तरह से सरकार ने हाई अलर्ट मोड पर कर दिया है 27 जिलों को, सोनभद्र चूंकि नजदीक है, जौनपुर तक हाई अलर्ट किया गया है, तो यहाँ भी असर देखा जा सकता है। सर, क्या अभी क्या प्राइमरी स्तर पर क्या किस तरह का आप लोग का एक्शन है? देखिए, मैंने सभी एसडीएम को इस संबंध में वो सचेत किया गया है, सभी लेखपालों को एक्टिवेट करें। साथ ही साथ जो विकास के कर्मचारी हैं और ग्राम प्रधान हैं, इनको भी सूचना दी गई है कि सभी गांवों में कोई व्यक्ति बाहर न निकले, विशेष रूप से जब भी कोई वो इस तरह की, क्योंकि ज़्यादातर इस जनपद में आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है। जिस तरह की जब तूफान का वो होता है तो आकाशीय बिजली से बचना और साथ साथ पेड़ों के गिरने से भी
जनहानि और मकानों की भी क्षति होती है। तो इसलिए बाहर रहने पर खतरा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादातर अपने खुले स्थानों से हट करके अपने बंद जगहों पे जहाँ नज़दीक की जो भी जगह हो उस पर आज सतर्कता बरतते हुए चले जाएं, ये सबको सचेत किया गया। सर, क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? आपने कोई ऐसा विशेष नंबर जारी किया गया ताकि गांव वाले आपको किसी भी आपदा में संपर्क कर सकें? देखिए, कंट्रोल रूम में हमारे 222-384 जो कोरोना के कंट्रोल रूम में लगाया गया है, उसमें इस नंबर का प्रयोग जब भी कोई आपदा आती है तो उस पर हम इस नंबर को प्रयोग करते हैं और वहाँ 24 आवर्स ड्यूटी पे कर्मचारी तैनात रहते हैं। सर, जिस तरह से हाई अलर्ट मोड पर है 27 जिले, क्या सर मौसम विभाग की तरफ से या ऊपर किसी टेक्निकल आदमी की तरफ से कोई सोनभद्र को लेकर कोई इनपुट मिल रहा है कि यहाँ पे किस तरह का यास का प्रभाव देखा जा सकता है, कितनी बर्बादी या तबाही, इस तरह की कोई चीजें आ रही है आपके सामने? जहाँ तक चूंकि ये हाई अलर्ट मोड में तो नहीं है, लेकिन चूंकि असर कोई दैवीय आपदा का कोई ठिकाना नहीं रहता कि कब कहाँ क्या असर पड़े, इसलिए हम सतर्क मोड में हैं और फिलहाल कोई नुकसान की आशंका हमें तो नहीं है, लेकिन दैवीय आपदा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम अलर्ट मोड में हैं और यथासंभव सारी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। सर, इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों को संपर्क में है, लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, तो सर कोई अपील इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सोनभद्र के लोगों को देना चाहते हैं? अब यही है कि सभी लोग सतर्क रहते हुए बंद स्थानों पे ही ज़्यादातर रहें और अगर कोई मतलब उनके पास मजबूत संरचना नहीं है, कोई कच्चे या वो छप्पर वगैरह में रहते हैं या कोई मढ़े वढ़े में रहते हैं, वो लोग भी यथासंभव जो अपने नज़दीकी लोग हों उसके पक्के जगहों पे शरण ले लें। तो सर मतलब कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, माहौल मतलब सब ठीक ठाक है? जी हाँ, फिलहाल तो माहौल एकदम ठीक ठाक है और यहाँ कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना कि जिले के एडीएम साहब ने बताया कि बिल्कुल माहौल ठीक ठाक है और पूरी एहतियात बरत रहे हैं। भले ही हाई अलर्ट मोड पे न हो सोनभद्र, लेकिन दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी कहा जा सकता है, कभी कोई भी प्रभाव हो सकता है, तो इसको लेकर पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं और लगातार ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि और बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें, बाहर न निकलें और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इसके लिए और नंबर भी जारी कर दिया गया है। कहीं कोई विशेष परिस्थितियों में उससे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी के तहत सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसे कुलपति सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया। अरुण द्विवेदी की नियुक्ति सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थी। अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा देने वाले पत्र में उन्होंने अपनी योग्यता बताते हुए कहा कि उनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही उनके बड़े भाई सतीश द्विवेदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास लगातार किया गया। अरुण ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके कारण उनके भाई पर बेबुनियाद आरोप लगे। परंतु दुर्भाग्य से मेरे कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद इस नियुक्ति को लेकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को इस नियुक्ति से जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में उन पर निरर्थक, निराधार और अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे कारण मेरे ईमानदार एवं कर्मठ तथा स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले बड़े भाई के ऊपर कोई बेबुनियाद आरोप लगे। ये सब मेरे लिए असहनीय है। मैं मानसिक सतरात की स्थिति से गुजर रहा हूं। मेरे लिए मेरे परिवार और बड़े भाई के सामाजिक राजनीतिक सम्मान से ज्यादा अहमियत और किसी भी चीज की नहीं है, इस महत्वपूर्ण पद की भी नहीं है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने विवेक से आज दिनांक 26/5/2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे चुका हूं।
सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए 22 मई को मुलायम अखिलेश के गढ़ सैफई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन गैस प्लांट और गांव गीजा का भी इस दौरान निरीक्षण किया था। सैफई से लौटने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कदम रखे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति अपने चरम पर है। लाल टोपी लगाए युवक ने अपने आप को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया। उसका कहना है कि जहां जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कदम रखे, उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया गया। अयोध्या में गंगा जल के छिड़काव पर भड़के महंत राजू दास और हेलीपैड पर गंगा जल का छिड़काव सपा का कार्यकर्ता कर रहा था। सपा कार्यकर्ता ने मां गंगा का अपमान किया, यह राजू दास का कहना था। योगी सरकार में गुंडे जेल जाने से डरते हैं, राजू दास ने कहा। साथ ही साथ हिंदू जनमानस और साधु संतों से माफी मांगी जाए, राजू दास की तरफ से यह भी साफ किया गया। माननीय अखिलेश यादव जी, आपका सैफई में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो दौरा हुआ, यह कोई मुख्यमंत्री 28 साल बाद आपके क्षेत्र में दौरा किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आपका व्यवहार है। मां गंगा का अपमान आपने किया है, आपका कार्यकर्ता ने, आपके गुंडे ने, कि जिस प्रकार से वहां गंगा जल छिड़काव का हेलीपैड पर जो छिड़काव किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। बुलंदशहर में शपथ समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी और अधिकारियों समेत प्रधानों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। लाख अपीलों के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। वहीं डीएम द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा अरनिया क्षेत्र का यह मामला सामने है। और खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस के हत्थे 2 जालसाज चढ़े नकली 500 रुपए के 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। नौबस्ता थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य प्रभारी अमित तोमर और उनकी टीम को यह सफलता हासिल हुई है। दरअसल नौबस्ता थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दौरा कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनाते हैं। के मंत्र को जमीनी हकीकत पर उतारने के लिए पूरी ताकत लगाई। आज उसका परिणाम है कि 95% से अधिक रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास है। सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश अब तक कर चुका है। 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने अब तक संपन्न किए हैं। हमने अपनी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाया है। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, अकेले 24 घंटे के अंदर आज प्रदेश में 3,57,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं, यानी ये सर्वाधिक टेस्ट है। कोरोना चेन के संक्रमण को ब्रेक करने के लिए टेस्ट आवश्यक है और उसी दृष्टि से यह अभियान हमारे निरंतर आगे चल रहे हैं। एक तरफ ट्रेस निगरानी समितियों को हम लोगों ने मई प्रथम सप्ताह में ही गांव-गांव भेज दिया था। इन्होंने अच्छा काम किया है। कोरोना चेन को ब्रेक करने में जहां पर जो मिला वहीं पे उसके उपचार की व्यवस्था, मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था उन्हीं के माध्यम से, और हर एक स्तर पर, चाहे स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई हो, चाहे निगरानी समिति के द्वारा समय पर हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा उपलब्ध करवाने, 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम के द्वारा वहां पर उन लोगों का एंटीजन टेस्ट करवा लेना,
ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर जहां प्रारंभ हुए, आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में सभी विशेषज्ञ मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, यहां की स्थिति अत्यंत खराब हो जाएगी, आज पिछले 24 घंटे के अंदर मात्र 3,300 केस ही उत्तर प्रदेश में आए हैं, जबकि आशंका व्यक्त की जाती थी कि लाखों की संख्या में आएंगे। इसी प्रकार से एक्टिव केस के बारे में भी ये लोगों का ये मानना था कि 10 मई तक उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। आज 26 मई है, आज उत्तर प्रदेश में कुल 62,000 एक्टिव केस बचे हैं। यानी हमारा जो कोरोना प्रबंधन के प्रति जो नीति हम लोगों ने अपनाई और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जहां इस पर हम कार्य कर रहे हैं, वहीं कोरोना के बाद जो कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं, एक बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई और इसने काम करना प्रारंभ किया है। ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था भी हम लोगों ने हर उस जनपद में जहां पर ब्लैक फंगस से जुड़े हुए पेशेंट मिले हैं, वहां पर भी वह सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। प्रदेश में इस समय 500 से ज्यादा ब्लैक फंगस से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं, उनके उपचार की व्यवस्था चल रही है और इस उपचार को भी हम कोरोना के उपचार की तरह ही फ्री में शासन इसको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा थर्ड वेव की जो आशंका है, उसके लिए हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड्स के पीकू के निर्माण की कार्रवाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 25 से 30 बेड के पीकू के निर्माण की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा कुछ सीएससी को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, जहां से लोगों को या बच्चों को वहां पर स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके, इसके लिए 108 की 75% एम्बुलेंस हम लोगों ने कोविड कार्य में लगाया है। महिला और बच्चे, उनके लिए विशेष रूप से 102 की 2200 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। उनके लिए हर जनपद में एक डेडिकेट नॉन कोविड हॉस्पिटल आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। हम लोगों ने 4 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से इन सभी जनपदों में पीकू और मिनी पीकू के निर्माण की कार्रवाई संपन्न की है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए हैं, सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था की है। जो भी मैन पावर या जो भी चिकित्सक, पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ इसमें लगा हुआ है, उन सब के प्रशिक्षण की भी कार्रवाई की है। आगे थर्ड वेव के लिए भी और इंसेफ्लाइटिस की संभावित स्थिति को ध्यान में रखने के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि मैन पावर का प्रशिक्षण भी साथ साथ चलना चाहिए। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहां पर सीएससी भी हम कोविड के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के लिए उनको भी तैयार रखेंगे। ये व्यापक समीक्षा यहां पर हुई है। हम लोगों ने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। यद्यपि ये विगत वर्ष से ही प्राथमिकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई वर्तमान में कोरोना की चेन को ब्रेक करने में मदद करेगा और भविष्य में बरसात के बाद यह इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने में भी ये मदद करेगा। इंसेफ्लाइटिस प्रभावित गांवों में अभी से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करवाना, व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी वहां आगे बढ़ाना, इन सभी के बारे में आज यहां पर विचार विमर्श हुआ। जो कार्य जिला प्रशासन ने किया उसकी समीक्षा की गई
तो और क्या बढ़ोतरी इसमें हो सकती है, इस पर भी उन्हें बताया गया है। कम्युनिटी किचन, कोरोना कर्फ्यू के दौरान होटल रेस्टोरेंट बंद हैं, मरीज के परिजन कहां भोजन पाएंगे। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रिक्शा, ई रिक्शा, स्ट्रीट वेंडर, इन लोगों के पास अपने साधन नहीं होंगे तो उनको लोग उनके कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने। हर जरूरतमंद को भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जून, जुलाई, अगस्त में निःशुल्क खाद्यान्न हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने के साथ ही जितने भी श्रमिक हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र के, स्ट्रीट वेंडर हैं और अन्य प्रतिदिन मेहनत करके कमाने खाने वाले उन लोगों के लिए भी भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था सरकार ने जून महीने में प्रारंभ की है। ये सभी कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है, कोरोना के दौरान उन्होंने बेहतर कार्य किया। किसी एक सीएस से अपनी विधानसभा क्षेत्र में